तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में और करंट अफेयर एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। पीछे 5 वीडियोस ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ये छठा वीडियो है। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं उनको देख लीजिए। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके एमसीक्यूज के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सारे एमसीक्यूज कवर करिए। प्रीलिम्स 2021 2022 को ध्यान में रखते हुए ये सारे करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज और उनसे एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो बिल्कुल भी मिस मत करिए एक भी वीडियो। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज माय रेफरल कोड मदद गुप्ता, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे ज्वाइन करिए। साथ के साथ अनअकैडमी पे हमने अब एक नया ऑप्शन लाए हैं एंड दैट इज कि अगर आप 1 साल या उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हैं तो आपको 10,000 रुपये के जो नोट्स हैं अनअकैडमी के, जो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स एक्सपर्ट्स ने बनाए हैं, वो एब्सोल्युटली फ्री मिलेंगे। याद रखिए, सिर्फ 1 साल या उससे ज़्यादा के सब्सक्रिप्शन पे। साथ के साथ आप अनअकैडमी पे अब लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप अनअकैडमी पे 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो 1 साल या 2 साल के लिए वैलिड नहीं होगा, वो ज़्यादा टाइम के लिए वैलिड होगा। मतलब कि अगर आज आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो वो अगले मई 2022 तक वैलिड नहीं होगा, वो प्रीलिम्स 2022 तक वैलिड होगा, क्योंकि प्रीलिम्स तो फिर जून जुलाई कभी होगा, तो फिर अगले प्रीलिम्स तक वैलिड होगा। एंड लाइक वाइज अगर आप 2023 का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो वो प्रीलिम्स 2023 तक वैलिड होगा। यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट ऑन सब्सक्रिप्शन। इसी के साथ हमारा गेमिफाइड वर्जन अनअकैडमी कॉम्बैट 9 तारीख को सुबह 11 बजे होने वाला है। इसमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स ने क्वेश्चंस बनाए, सो डू अटेम्प्टेड। 5 मई से कई सारे बैचेस शुरू हो रहे हैं जहां पे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स सारा सिलेबस कवर करने वाले हैं। 1 साल 2 साल के बैचेस, एनसीईआरटी बैचेस, अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। डू यूज द रेफरल कोड, लेट्स क्रैक इट। सो आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ रेमडेसिविर मोस्ट एक्यूरेटली। आपको पता है कोरोना के ट्रीटमेंट में रेमडेसिविर नाम का ये जो ड्रग है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। हमने यहाँ पे सवाल पूछा है कि ये जो रेमडेसिविर ड्रग है इसका सबसे एक्यूरेट फंक्शन क्या है। इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स बाय द इम्यून सिस्टम टू फाइट SARS-CoV-2, मतलब ये वाइट ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। सेकेंड, इट इंक्रीजेज द रिजिडिटी ऑफ द एपिथेलियल सेल्स अगेंस्ट द अटैक फ्रॉम द SARS-CoV-2, मतलब जब SARS-CoV-2 फेफड़ों के ऊपर अटैक करता है तो ये जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं लंग्स की लाइनिंग पे, उनकी जो स्ट्रेंथ है, रिजिडिटी है, उसको इंक्रीज करता है। थर्ड, रेमडेसिविर इंक्रीजेज द इलास्टिसिटी ऑफ द एल्वियोली टू अकोमोडेट मोर ऑक्सीजन इन द लंग्स। हिंदी मीडियम के लिए कन्वर्ट कर देता हूँ कि जो एल्वियोली होता है, फेफड़ों के अंदर जो एल्वियोली होता है, उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। ऑप्शन डी, रेमडेसिविर रिएक्ट्स विद द एंजाइम RDRP टू प्रोहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ द कॉपीज ऑफ द सार्स कोरोना। मतलब कि अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया जा रहा है तो जो वायरस अपनी कॉपी क्रिएट कर रहा है बॉडी में, उसको ये रोकता है। आपको बताना है इन चारों में से सही स्टेटमेंट कौन सा है, सॉल्व करिए। सो द आंसर इज डी। अगर हम रेमडेसिविर की बात करते हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये लंग्स का डायग्राम आपके सामने है। अब जो वायरस होता है जैसे ही वो बॉडी में एंटर करता है, लंग्स में एंटर करता है, लंग्स में एंटर करने के बाद वायरस जो है एक एंजाइम एमिट करता है, एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं RDRP, जिसको बोलते हैं RDRP। ये जो एंजाइम होता है ये वायरस को अपनी कॉपीज बनाने में हेल्प करता है। मतलब कि जब वायरस जो है ह्यूमन कंडीशंस में जब उसे मल्टीप्लाई होना होगा, जब उसे अपनी तादाद बढ़ानी होगी, तो वायरस क्या करेगा, ये एंजाइम प्रोड्यूस कर देगा। मतलब क्या है, आपको लंबा होना, आप क्या कॉम्प्लान पियोगे, तो ऐसा मानो ये जो RDRP है ये वायरस का कॉम्प्लान है, मतलब कि इसी से वायरस की हाइट बढ़ेगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने रेमडेसिविर का इंजेक्शन दे दिया। रेमडेसिविर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब ऐसा मानो फटाफट रेमडेसिविर आया, सारा का सारा वायरस का कॉम्प्लान वो पी गया। मतलब कि रेमडेसिविर जैसे ही लंग्स में आएगा वो सारा का सारा RDRP रिएक्ट करके ख़त्म कर देगा। उससे क्या होगा, वायरस जो है वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। बेसिकली जो रेमडेसिविर है इट इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट द कॉपिंग मैकेनिज्म ऑफ द वायरस। वायरस का जो कॉपी करने का मैकेनिज्म होता है उसको रोकने के लिए रेमडेसिविर यूज़ किया जाता है। अब फ़ायदा क्या होगा, अगर वायरस की कॉपी रिड्यूस हो गई तो वायरस एपिथेलियल सेल्स पे अटैक कम कर पाएगा। बेसिकली क्या होता है, लंग्स की और रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो लाइनिंग होती है, यहाँ पे होते हैं एपिथेलियल सेल्स। इन एपिथेलियल सेल्स पे वायरस अटैक करता है। अब आप ये सोचो, अगर हमने वायरस का मल्टीप्लिकेशन ही रिड्यूस कर दिया, वायरस का मल्टीप्लिकेशन ही हमने कम कर दिया अगर, तो लेस नंबर ऑफ वायरस विल अटैक द एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स के ऊपर जो अटैक होगा वायरस का वो बहुत ही कम होगा। इसका मतलब ये है
कि वायरस जो है वो लेस हार्मफुल हो जाएगा और इसीलिए रेमडेसिविर का इंजेक्शन दिया जाता है वायरस की ग्रोथ को रोकने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेमडेसिविर का फंक्शन क्या है, जो कि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है। राइट, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे ही ये 5 MCQs एंड होंगे नीचे आपको अपना स्कोर मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में याद से। अगला सवाल एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया को लेकर न्यूज़ में था, RBI की एक रिपोर्ट आई थी, उससे सवाल बनाया गया है इंडियन एक्सप्रेस के बिजनेस पेज पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स ऑफ द इंडियन कंपनीज इज डिनोमिनेटेड बाय द रुपी डोमिनेटेड बाय द रुपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड। देखिए ये लिखा है वर्ड डोमिनेटेड और ये लिखा है डिनोमिनेटेड, इन दोनों का मतलब अलग होता है। कहने का मतलब है, हिंदी मीडियम छात्रों के लिए मैं इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर देता हूँ कि जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है भारत की कंपनियों की, वो मसाला बॉन्ड से नहीं हो रही है ज़्यादा, वो नॉर्मल बॉन्ड से ज़्यादा हो रही है। मतलब कि भारतीय कंपनियां जो हैं वो ज़्यादा मसाला बॉन्ड इशू नहीं कर रही हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, बोरोइंग बाय द इंडियन कंपनीज इन द डॉलर डिनोमिनेशन शिफ्ट्स द करेंसी वॉलेटिलिटी रिस्क टुवर्ड्स द इंडियन कंपनीज। मतलब कि अगर भारतीय कंपनियां डॉलर में उधारी ले रही हैं बाहर से, बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ अमेरिका से, तो सारा का सारा जो करेंसी वॉलेटिलिटी का रिस्क है वो इंडियन कंपनीज के ऊपर आता है। आपको बताना है इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है, पॉज करके सॉल्व करिए। सो द आंसर इज बी ओनली 2। पहला स्टेटमेंट गलत है और सेकेंड स्टेटमेंट एकदम सही है। यहां पे एक चीज समझने की ये है, RBI की रिसेंटली एक रिपोर्ट आई। अब आप ये मानिए, लेटर से ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है, मुकेश अंबानी को पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए। इन्होंने क्या करा, बैंक ऑफ अमेरिका से बाहर से पैसा रेस करने की कोशिश करी। अब RBI की रिपोर्ट ये दिखाती है कि भारत की जो टाटा, रिलायंस और ये महिंद्रा टाइप बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन्होंने बाहर से जो पैसा रेस करा है वो नॉर्मल बॉन्ड के फॉर्म में करा है। आपको पता है कि बीच में भारत सरकार ने एक नया इंस्ट्रूमेंट निकाला था जिसको बोलते हैं मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड का मतलब होता है कि आप बाहर से रुपी के फॉर्म में उधारी ला रहे हो। आप में से जिनको नहीं पता कि मसाला बॉन्ड और नॉर्मल बॉन्ड में फ़र्क क्या है, उनको मैं बता देता हूँ। अगर नॉर्मल बॉन्ड इशू किया जा रहा है, तो बाहर का जो बैंक है वो आपको उधारी देगा डॉलर में और आपको चुकानी भी डॉलर में ही पड़ेगी। अगर आप मसाला बॉन्ड इशू कर रहे हो, फॉर एग्जांपल रिलायंस ने मसाला बॉन्ड इशू करा बैंक को, तो बैंक जो है वो रिलायंस को रुपीस के टर्म्स में पैसा देगा और रिलायंस उसे रुपीस के टर्म में ही चुकाएगा। तो RBI की रिपोर्ट ये दिखाती है कि इंडिया की जो है कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, ये जितनी भी उधारी बाहर से लेके आ रहे हैं ये नॉर्मल बॉन्ड के फॉर्म में लेके आ रहे हैं, मतलब कि डॉलर के फॉर्म में लेके आ रहे हैं। मसाला बॉन्ड के फॉर्म में इनकी बोरोइंग काफ़ी कम है। तो पहला स्टेटमेंट गलत निकल के आता है। अब बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की। देखिए दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर हम बाहर से डॉलर के फॉर्म में पैसा लेके आ रहे हैं तो सारा का सारा रिस्क भारतीय कंपनी का है। लेटर से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, मुकेश अंबानी की, और ये बैंक ऑफ अमेरिका है। यहाँ पे मैं आपको 2 डायग्राम्स के जरिए दिखाऊंगा कि मुकेश अंबानी के ऊपर डॉलर में उधारी लाने पे क्या रिस्क बनता है, जैसा कि RBI की रिपोर्ट हमारे को दिखाती है। सपोज करिए पहला सिनारियो जहाँ पे $1 70 रुपये का है। मुकेश अंबानी ने $1 का लोन लिया और थोड़े टाइम बाद इन्होंने $1 चुका दिया। बेसिकली पर्दे के पीछे क्या हुआ, मुकेश अंबानी ने $1 का लोन लिया, उसे 70 रुपये में RBI से कन्वर्ट कराया, वो 70 रुपये बिजनेस में यूज़ करे। उसके बाद जब चुकाने की बारी आई, मुकेश अंबानी 70 रुपये लेके RBI गए। 70 रुपये लेके जब वो RBI गए, उन्होंने शक्तिकांत दास से बोला ये लो 70 रुपये और मेरे को $1 दे दो। शक्तिकांत दास ने 70 रुपये लेके उनको डॉलर दे दिया और इन्होंने बैंक ऑफ अमेरिका का पैसा वापस कर दिया। अब मान लीजिए वापसी के टाइम इन्होंने $1 का उधारी ली, सेकंड केस की बात कर रहा हूँ, इन्होंने $1 की उधारी ली। जब इन्होंने उधारी ली उस टाइम पे $1 70 रुपये का था, लेकिन जब वापस करने की बारी आई तो अब इन्हें डॉलर के फॉर्म में पैसा रिटर्न करना है। मान लीजिए इस टाइम पे $1 100 रुपये का है, तो मुकेश अंबानी को, अब शक्तिकांत दास को, RBI को 100 रुपये देने पड़ेंगे $1 खरीदने के लिए, क्योंकि मुकेश अंबानी को बैंक ऑफ अमेरिका को $1 देना है। तो देखो जब उन्होंने उधारी रेस करी तब तो मिले उन्हें 70 रुपये, लेकिन जब ये पैसा वापस करने गए तो इन्हें 100 रुपये चुकाने पड़े। समझ रहे हो, मुकेश अंबानी की जेब में आए 70 रुपये, लेकिन करेंसी वॉलेटिलिटी की वजह से, क्योंकि डॉलर रुपी का रेशो चेंज हो गया, इस वजह से मुकेश अंबानी को शक्तिकांत दास को 100 रुपये देने पड़े कि भैया ये 100 रुपये ले लो और मेरे को $1 दे दो, मेरे को फटाफट बैंक ऑफ अमेरिका का पैसा वापस करना है।
कहने का मतलब है लिया था लोन 70 रुपए का, लेकिन लोन हो गया 100 रुपए का, इस वजह से कंपनी के ऊपर नुकसानी का सौदा हो जाता है। कहने का मतलब है हमने अभी यही बात करी कि अगर आप डॉलर के फॉर्म में लोन लेते हो तो सारा का सारा करेंसी रिस्क कंपनी के ऊपर आ जाता है, ऐसा आरबीआई की रिपोर्ट बोलती है। सो आंसर इज बी, ओनली 2। तीसरा सवाल, आगे बढ़ने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया मेरा, उसको जरूर ज्वाइन करो, जितने भी वीडियो आएंगे सबका लिंक उधर मिलता रहेगा। इफ यू वॉक स्ट्रेट फ्रॉम जसदान टुवर्ड्स द ईस्ट, जसदान से अगर आप पूर्वी दिशा में जा रहे हो तो इनमें से कौन सा देश आपको मिलेगा सेम स्ट्रेट लाइन में? विच कंट्री वुड यू एनकाउंटर? थाईलैंड, वियतनाम, ताइवान, कंबोडिया। सोचने की कोशिश करिए, बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन है मैप्स का, और उसके बाद डिस्कस करते हैं इसका सोल्यूशन। सो द आंसर इज बी, 2 and 3, दैट इज वियतनाम एंड ताइवान। सवाल उठता है सर इसमें लॉजिक क्या था? जसदान जो है वो गुजरात में एक जगह है जो कि लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। जसदान लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एग्जैक्टली 23.5 डिग्री नॉर्थ। क्वेश्चन है, अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ईस्ट दिशा में जाते हो, इंडिया से अगर आप ईस्ट की तरफ जाते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, तो कौन सी कंट्री पड़ेगी? और सिंप्लीफाई करते हैं सवाल को। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी कंट्री से पास करता है, ये सवाल था। न्यूज़ में क्यों था अभी बताऊंगा, करंट अफेयर रिलेटेड ही है, अभी बताऊंगा क्यों न्यूज़ में था। आंसर है बी, 2 and 3। देखिए, ये हैं इंडियन स्टेट्स जहां से अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, और इधर गुजरात में है जसदान। अगर हम दुनिया की बात करते हैं, इंडिया से निकलने के बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है बांग्लादेश से, म्यांमार से, इधर देखो वियतनाम के टिप को टच करता है, और इधर ताइवान से पास करता है, और ये है ताइवान स्ट्रेट। चाइना से भी पास कर रहा है इधर, ये है ताइवान, और इधर है ताइवान स्ट्रेट, चाइना और ताइवान के बीच में, राइट। नाउ सवाल उठता है कि ये न्यूज़ में क्यों है? ये मुद्दा न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली ताइवान ने इंडिया के लिए कोरोना की मेडिसिन और इक्विपमेंट भिजवाए हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वगैरह ये सारी चीज़ें भिजवाई हैं। ताइवान ऑफ लेटली यूएस और इंडिया के काफ़ी क्लोज आने की कोशिश कर रहा है, और पलटे में इंडिया और यूएस भी ताइवान के क्लोज आने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द चाइना फैक्टर। इस वजह से ताइवान की एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, और इसीलिए मैंने आपको कहा कि ताइवान जो है वो एक ट्रॉपिकल कंट्री है। अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सीधा सीधा चलते रहोगे तो आपको ताइवान एनकाउंटर होगा, क्योंकि इसके साथ हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस काफ़ी डेवलप हो रहे हैं। सो यू शुड नो द ज्योग्राफिक लोकेशन ऑफ ताइवान एज वेल, राइट। तो जब आप जसदान गुजरात से सीधा चलोगे तो म्यांमार, वियतनाम, ताइवान, चाइना और ताइवान स्ट्रेट लाई करेगा, एंड बांग्लादेश ऑफ कोर्स, राइट। अगला सवाल, आगे बढ़ने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करिए, और कमेंट्स में स्कोर लिखेंगे क्विज के एंड में। अगला सवाल है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड को लेके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड SDRF। States are eligible to spend up to 25% of the total fund upon the state or the local recognized disasters। जो local disasters हैं उसके ऊपर SDRF का 25% पैसा खर्च किया जा सकता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेट्स द फंड्स टू द स्टेट्स SDRF, मतलब कि जितनी भी भारत में स्टेट्स हैं उनके SDRF में जो पैसा दिया जाता है वो केंद्र की सरकार देती है, और वो पैसा दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एंड प्रीवियस ईयर्स यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। मतलब कि एक स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है और पिछले साल उसने SDRF का पैसा कैसे इस्तेमाल करा कंस्ट्रक्टिवली, इन दो फैक्टर्स को देखते हुए केंद्र की सरकार स्टेट्स को पैसा एलोकेट करती है। ये सवाल है, सोचिए और सॉल्व करिए। सो द आंसर इज बी, ओनली 2। आई एम सॉरी, इट इज आस्किंग फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब आप यहाँ पे देखिए कि मैंने क्वेश्चन बनाया और मैं ही यहाँ पे धोखा खा गया, तो एस्पिरेंट्स तो धोखा खाने का काफ़ी हाई चांस रखते ही हैं। कहने का मतलब है प्रीलिम्स में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि इनकरेक्ट लिखा है या करेक्ट लिखा है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब कि गलत स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है, और गलत स्टेटमेंट है फर्स्ट, सेकंड स्टेटमेंट एकदम सही है, राइट। समझते हैं SDRF क्या है।
अगर हम स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड की बात करते हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर दो फंड बनाने हैं अपने को, एक नेशनल लेवल पे नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड और एक स्टेट लेवल पे स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। हर स्टेट को स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड बनाना है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे, भारत सरकार के और स्टेट गवर्नमेंट्स के 3 अकाउंट्स होते हैं, एक कंसोलिडेटेड फंड, एक कंटिंजेंसी फंड और एक पब्लिक अकाउंट्स। पब्लिक अकाउंट्स वो अकाउंट होता है जहां पे सरकार जो है बिना पार्लियामेंट या असेंबली की परमिशन के पैसा निकाल सकती है। मतलब कि अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है तो आपको रिस्पेक्टिव असेंबली, लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होगा। लेकिन अगर आपको पब्लिक अकाउंट से पैसा निकालना है तो आपको असेंबली और पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ये जो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है ये आता है स्टेट पब्लिक अकाउंट्स के अंडर, और ये जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है ये आता है नेशनल लेवल के पब्लिक अकाउंट्स के अंडर। राइट, मतलब कि केंद्र की सरकार को पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है और राज्य सरकार को असेंबली और लेजिस्लेचर की जरूरत नहीं है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से पैसा निकालने के लिए। ठीक है, एज फार एज एसडीआरएफ इज कंसर्न, जब भी स्टेट में कोई डिजास्टर आता है तो स्टेट के पास सबसे पहला मैकेनिज्म जो होता है डिजास्टर टैकल करने का वो होता है स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। मतलब कि कोई भी अगर अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, साइक्लोन आ गया, अवलांच आ गया, लैंडस्लाइड हो गया, कुछ भी, तो सबसे पहले स्टेट जो है वो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड की तरफ देखती है और उसमें जो पैसा होता है उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करती है। ये जो फंड्स होते हैं, अगर मैं एसडीआरएफ की बात करता हूँ, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, इसमें जो पैसा दिया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है और स्टेट गवर्नमेंट भी देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हरियाणा के एसडीआरएफ की बात करता हूँ, सपोज करो, तो हरियाणा का जो एसडीआरएफ है उसमें केंद्र सरकार, मोदी सरकार भी पैसा देगी और जो हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट है वो भी इसमें कंट्रीब्यूशन देगी। मतलब कि एसडीआरएफ जो है वो बनता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कंट्रीब्यूशन से। अगर हम बात करें केंद्र सरकार के कंट्रीब्यूशन की, तो भारत में जितनी भी जनरल कैटेगरी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर हैं, जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली, पुडुचेरी और जनरल कैटेगरी स्टेट्स के केस में केंद्र की सरकार 75% पैसा देगी और बचा हुआ 25% राज्य सरकार खुद देगी। अगर हम बात करें स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की, जो कि हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो कि हैं सिक्किम, हिमाचल और उत्तराखंड, इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की बात करें और जम्मू कश्मीर की बात करें जो कि है यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, देखिए यहाँ पे 75% वाले केस में जो यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर की बात हो रही है वो सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी की हो रही है। जम्मू कश्मीर इज यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, लेकिन इस केस में केंद्र सरकार ने बोला है कि हम 90% पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन सी? 8 नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी। इन केसेस में हम 90% कंट्रीब्यूशन देंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में और बचा हुआ 10% स्टेट गवर्नमेंट खुद देगी। जहां तक बात रही यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप एटसेट्रा, यहां पे 100% पैसा केंद्र की सरकार देगी। तो इस तरीके से केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन तय किया जाता है। कहने का मतलब है ये जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड है ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के कंट्रीब्यूशन से बनता है। सवाल उठता है कि सर ये केंद्र सरकार कौन सी स्टेट को कितना पैसा देगी, ये कैसे डिसाइड होगा? कौन सी स्टेट का एसडीआरएफ कितना बड़ा होगा, कौन सी स्टेट को कितना पैसा दिया जाएगा, ये कैसे डिसाइड होगा? इसके 2 फैक्टर्स होते हैं। एक, पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, स्टेट की क्या पॉपुलेशन है वो एक बेसिस होगा, और दूसरा जो फाइनेंस कमीशन होता है वो हर जो भी उसका टेन्योर होता है 5-5 साल बाद का, उसमें रिकमेंड करता है डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट। मतलब कि फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे बचा हुआ पैसा दिया जाता है। कहने का मतलब है अगर सारा का सारा कंबाइन करके देखें तो पॉपुलेशन, फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस और केंद्र की सरकार एक फैक्टर और कंसिडर करती है कि पिछले साल एसडीआरएफ में से आपने कितना पैसा यूटिलाइज करा। ये 3 फैक्टर्स को देखते हुए केंद्र की सरकार राज्य सरकारों के एसडीआरएफ में पैसा देती है। तो 3 फैक्टर हमेशा ध्यान रखेंगे। फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन मतलब कि डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट जो कि फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है,
स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड की पिछले साल की यूटिलाइजेशन क्या थी और उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है। इन 3 चीज़ों को देखते हुए एसडीआरएफ मेंटेन किया जाता है। अगर हम बात करें एसडीआरएफ की और एनडीआरएफ की, ये सारा का सारा कि मतलब एनडीआरएफ में कितना पैसा होगा, एसडीआरएफ में किस स्टेट को कितना पैसा जाएगा, ये डिसाइड करती है होम मिनिस्ट्री। जो गृह मंत्रालय है वो नोडल मिनिस्ट्री है एसडीआरएफ को डिसाइड करने के लिए। नाउ केंद्र सरकार ने एक लिस्ट निकाली हुई है। केंद्र सरकार ने बोला कि ये जो एसडीआरएफ का पैसा है ये आप सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड डिजास्टर्स के लिए ही यूज कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी डिजास्टर के लिए यूज कर लोगे। एसडीआरएफ का जो पैसा है वो सिर्फ उन डिजास्टर्स के लिए यूज हो सकता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखे हैं कि हाँ इन पर्पसेस के लिए आप एसडीआरएफ का पैसा यूज कर सकते हो। कहने का मतलब है साइक्लोन, ड्राउट, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, हेलस्टॉर्म, अवलांचेस, लैंडस्लाइड, क्लाउड बस्ट, बादल फटना, पेस्ट अटैक, ये टिड्डों का जो अटैक होता है, फ्रॉस्ट, ये जाड़ा पड़ गया, और कोल्ड वेव्स, बहुत तेज कोल्ड वेव आ गई और सर्दी पड़ गई और ये सब ये हैं सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री द्वारा नोटिफाइड डिजास्टर जहां पे एसडीआरएफ का पैसा यूज किया जा सकता है। केंद्र की सरकार कहती है कि इसके अलावा अगर आपको एसडीआरएफ का पैसा यूज करना है तो उसका 10% पैसा आप लोकल डिजास्टर्स में यूज कर सकते हो। भारत इतना बड़ा देश है, उसकी ज्योग्राफी इतनी अलग है, तो ऐसा देखा गया है कि कई जगह पे स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर आते हैं जो सिर्फ उसी स्टेट में आ रहे हैं। तो ऐसे जो लोकलाइज छोटे छोटे स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर हैं उनके लिए आप एसडीआरएफ का सिर्फ 10% पैसा यूज कर सकते हो। एसडीआरएफ का सिर्फ और सिर्फ 10% पैसा यूज कर सकते हो आप इस पर्टिकुलर लोकल लेवल स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर के लिए। दूसरी बात, सरकार ने कोरोना पैंडेमिक को डिजास्टर की तरह घोषित करते हुए ये बोला कि आप एसडीआरएफ में से 50% पैसा कोविड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। राइट, तो ये है एसडीआरएफ का पूरा लेखा जोखा। देखिए ये जो सेंटर नोटिफाइड डिजास्टर्स है यहाँ पे कोविड का नाम नहीं लिखा, सरकार ने अलग से गाइडलाइन निकाली ये बोलते हुए कि आप एसडीआरएफ का 50% पैसा कोविड के लिए यूज कर सकते हो और सिर्फ 10% पैसा स्टेट स्पेसिफिक लोकल डिजास्टर्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सवाल उठता है सर ये करंट अफेयर्स में क्यों है और आपने करंट अफेयर्स की वीडियो में क्यों बनाया है। बेसिकली केंद्र की सरकार ने अभी स्टेट्स को एसडीआरएफ का पैसा एलोकेट कर दिया है। पूरे साल में 2 बार एसडीआरएफ का पैसा स्टेट्स को दिया जाता है, मतलब कि 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। एक इंस्टॉलमेंट जाती है जून के महीने में और दूसरी जाती है नवंबर दिसंबर के अराउंड। सरकार ने बोला कि इस बार क्योंकि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना चालू हुआ, स्टेट्स को बहुत सारा पैसा चाहिए कोरोना टैकल करने के लिए, हम जून की जगह मई के पहले हफ्ते में ही सारा का सारा पैसा ट्रांसमिट कर देंगे, जिससे कि स्टेट्स जो हैं उन्हें पैसे की किल्लत ना हो और वो ठीक तरीके से इस कोरोना नाम के डिजास्टर से लड़ सकें। इस वजह से ये करंट अफेयर्स में है और आप इसे मेंस में जो है फिस्कल फेडरलिज्म और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंदर भी लिख सकते हो। आज का आखिरी सवाल जीएसटी के ऊपर। इस सवाल के बाद अपना स्कोर कमेंट में मेंशन करना मत भूलना और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है वो जरूर ज्वाइन करना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गुड्स एंड द सर्विस टैक्स। जीएसटी के बारे में स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। डिस्पाइट द पैंडेमिक द जीएसटी कलेक्शन हैज गॉन अप ड्यू टू द डिसरप्शन ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन द कंट्री। वो ये कहता है कि जीएसटी का जो कलेक्शन ऊपर जा रहा है पैंडेमिक के बावजूद, वो इसलिए जा रहा है क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, ये पकौड़े वाले, चाय वाले, छोले भटूरे वाले और ये छोटी छोटी एमएसएमईज वगैरह, ये सब तबाह हो चुकी हैं। दूसरा, अमंग्स ऑल द जीएसटी कंपोनेंट्स आईजीएसटी हैज़ द हाइएस्ट कलेक्शन फॉलोड बाय एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड जीएसटी सेस। मतलब कि जीएसटी के जो 4 कंपोनेंट है इसमें से सबसे ज़्यादा जो कलेक्शन होता है वो आईजीएसटी के नाम पे होता है, सेकंड नंबर पे एसजीएसटी के नाम पे, थर्ड नंबर पे सीजीएसटी के नाम पे और चौथे नंबर पे जीएसटी सेस के नाम पे। आपको बताना है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। देखो यहाँ पे करेक्ट लिखा है, इनकरेक्ट नहीं लिखा, करेक्ट लिखा है। राइट, सॉल्व करिए और फिर डिस्कस करते हैं। सो द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। भारत सरकार का ऐसा मानना है कि अप्रैल 2021 का जो महीना था, पिछले वाला महीना, वहां पे अभी तक का हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन हुआ 1.41 लाख करोड़ रुपीस का। सरकार का जो टारगेट है एक्चुअल में जीएसटी का वो रहता है 1 लाख करोड़ रुपए। सरकार का जो जीएसटी टारगेट है वो 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास रहता है। इस टारगेट को ओवर अचीव करते हुए सरकार ने
1.41 लाख करोड़ रुपीस का कलेक्शन करा, और वो भी अच्छे टाइम पे नहीं, बुरे टाइम पे, कोरोना के टाइम पे जब पूरी दुनिया बंद पड़ी है। हमने पूछा सरकार जी ऐसा कैसे, तो उन्होंने बोला कि देखो, फॉर एग्जांपल आप ऐसा मानो एक कागज़ बनाने की एमएसएमई है जो नोटबुक कॉपी कागज़ बनाती थी। कोरोना के चलते जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनियां हैं ये बंद हो गई। इनके बंद होने से क्या हुआ, अब आप जो पहले बिट्टू भाटिया की कॉपी खरीदते थे वो आनी बंद हो गई, क्योंकि वो बिट्टू भाटिया जो थे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के प्लेयर थे, उनकी कॉपी आनी बंद हो गई। अब आप खरीदोगे क्लासमेट की कॉपी जो कि आईटीसी की कंपनी है। तो अगर आप क्लासमेट की कॉपी खरीदोगे जो कि आईटीसी की कंपनी है, तो ऑटोमेटिकली फॉर्मल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा। वो तो इतने बड़े कॉन्ग्लोमरेट हैं। आईटीसी जो है उसके तो होटल भी हैं, वो सिगरेट भी बनाता है, वो बिस्कुट भी बनाता है, वो चिप्स भी बनाता है, उसके धंधे पे तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला। तो बेसिकली क्या हुआ कि अब जब आप आईटीसी की कॉपी खरीदोगे क्लासमेट की, तो आईटीसी को जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। बिट्टू भाटिया के बंद होने से आईटीसी की कॉपियों की सेल एकदम बढ़ गई। इस वजह से आईटीसी को ज़्यादा टैक्स जमा कराना पड़ा। ये जो एमएसएमई थे बिट्टू भाटिया, ये कोई टैक्स थोड़ी ना जमा कराते थे। सरकार ये बोलती है कि जब से बिट्टू भाटिया टाइप अनऑर्गेनाइज प्लेयर बंद हुए हैं, तब से ये जो कंपनियों के पास बिजनेस बढ़ा है, जो बिजनेस पहले बिट्टू भाटिया के पास था अब वो आईटीसी क्लासमेट के पास आ गया। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का जो धंधा है वो ऊपर गया है, ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो बिजनेस है वो बड़ा है। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो वो टैक्स भी ज़्यादा देगा। इस वजह से जीएसटी हमारे को ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए नहीं कि हमारे देश में एकदम डिमांड हो गई और दूध की नदी बह रही है, नहीं, इस वजह से कि हमारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इनफॉर्मल लेबर है, वो ठप हो चुकी है। इसी के साथ जो जीएसटी विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, वो एक बात और बोलता है। वो कहता है कि देखिए, लोगों में आजकल टैक्स को लेके जागरूकता आ गई है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जीएसटी जमा कराने लगे हैं। इस वजह से भी ड्यू टू इंक्रीज्ड कंप्लायंस कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स जमा कराने लगे हैं, इस वजह से भी अपना जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम बात करें जीएसटी के कंपोनेंट्स की, देन आईजीएसटी सबसे ज़्यादा कलेक्ट होता है हर बार, फिर एसजीएसटी, फिर सीजीएसटी और आखिरी में जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। ये है इनका डिसेंडिंग ऑर्डर। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स में कि जीएसटी के कंपोनेंट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो ये इनका डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। स्कोर फटाफट मेंशन कर दो कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वो ज्वाइन कर लो। ये है रेफरल कोड जो अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज़ करना है। इसी के साथ अनअकैडमी पे अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो नोट्स, लोन, साथ के साथ 1 साल और 2 साल से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन, अनअकैडमी कॉम्बैट 9 मई सुबह 11 बजे, 5 मई से बैचेस शुरू हो रहे हैं, इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल। ज्वाइन करना है अनअकैडमी पे, टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे इंक्लूडिंग एनसीईआरटी बैच। लेट्स क्रैक इट।